वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बारी आती है आपके पोर्टफोलियो की जांच पड़ताल करने की, आपको बताने की कि आपका मौजूदा निवेश सही है या नहीं। मेरे साथ जुड़ गए हैं आदित्य शाह जो आज आपकी सहायता करेंगे। आदित्य, हाय इवनिंग, स्वागत है आपका। और सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। दीपक साहब का सवाल लूंगी मैं सबसे पहले, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत थीमेटिक हैवी इन्वेस्टमेंट है इनके पोर्टफोलियो में। ये कह रहे हैं कि इनके पास बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज फंड है SBI का, 10,000 रुपीज़ की SIP पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। ICICI प्रू का ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सप्लाई फंड है, 10,000 रुपीज़ की SIP चल रही है 3 साल तक, 3 साल से कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 10,000, अगेन 1 साल से निवेश है इसमें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 10,000 की SIP, इसमें अगेन 1 साल से SIP चल रही है। साथ ही सेम अमाउंट सेम ईयर SBI स्मॉल कैप भी। करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है ऑलमोस्ट 10 लाख और इनका कॉर्पस है 5 CR 15 से 18 साल में। पूछ रहे हैं कि दोनों ही थीमेटिक फंड से क्या निकलना अभी सही होगा, और साथ ही इसके अलावा क्या क्या चेंजेस अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने के लिए इन्हें अपनाने चाहिए। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और डीपली हम इनके फंड स्पेसिफिक में जाएं उससे पहले थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि 4 साल तो इनके बीत ही चुके हैं। डू यू थिंक द वर्स्ट इज ओवर, अज्यूमिंग कि इन्होंने शायद सोच समझकर ये थीमेटिक फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हो तो? सबसे पहले तो जैसे थीमेटिक फंड्स में आम रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने आईटी या फिर बैंकिंग के थीमेटिक फंड में 2 से 3 साल पहले निवेश किया रहेगा तो आपका रिटर्न कुछ खास नहीं रहा है। मेरे पर्सपेक्टिव से 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करने चाहिए। जो टाइम कर सकते हैं मार्केट को, यानी कि एंट्री और एग्जिट किसी थीमेटिक फंड में ले सकते हैं, उनको ही थीमेटिक फंड्स में जाना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को आप होल्ड कर सकते हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट फंड वगैरह से एग्जिट कर जाइए। और आगे ध्यान रखिए आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड्स होने चाहिए। दूसरी बात, आप 50,000 रुपये महीने का निवेश कर रहे हैं और अगर 15 साल तक आप निवेश करेंगे तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो आपके 5 करोड़ की राशि से कम है। अगर आपको 5 करोड़ की राशि 15 साल तक चाहिए और अगर मैं 10 से 12% का भी रिटर्न अज्यूम करूं तो आपको नियरली अबाउट 80,000 से 1 लाख रुपए की राशि निवेश करनी होगी। या फिर आप अपने टाइम होराइजन को एटलीस्ट 22 से 23 साल कीजिए, तो आप अपने गोल की तरफ 50,000 रुपये में रीच कर जाएंगे। अब अगर हम आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में से थीमेटिक फंड्स को हटा दीजिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। SBI के स्मॉल कैप फंड में 25,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और मोतीलाल मिड कैप फंड में 15,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आपका टाइम होराइजन और लंबा नजरिया है, उसकी वजह से मैंने स्मॉल और मिड कैप हैवी पोर्टफोलियो आपको दिया है। इन पोर्टफोलियो में 10 से 15 साल तक मिनिमम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपका अच्छा रिटर्न बन पाएगा। और थीमेटिक फंड्स को अपने पोर्टफोलियो से दूर कीजिए। 5 करोड़ 15 से 18 साल में आदित्य कितना रियलिस्टिक गोल है और कितना कम पड़ रहा है? अगर वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 15 से 18 साल के लिए और मैं 10 से 12% का भी रिटर्न अज्यूम करूं, तो 2 से ढाई करोड़ रुपए ही बन पा रहा है इन्वेस्टर का, जो कि 5 करोड़ का 50% है। तो जैसे कि मैंने कहा, या तो फिर आप 22-23 साल अपने टाइम होराइजन को बढ़ाइए, या फिर आप 80,000 से 1 लाख रुपए की SIP हर महीने करेंगे, तभी आप अपने गोल को रीच कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने गोल को रीच नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना होगा, थीमेटिक से दूर रहने की सलाह है क्योंकि आप ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड हैं। तो वैसे में कई बार आपको जो एक्सपोजर थीमेटिक फंड से मिलता है वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड अप्रोच के जरिए आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कीजिए, और दीपक आपको यही सलाह दी जा रही है। जयप्रकाश का सवाल लेंगे, और इन्होंने अपने पिताजी के लिए आपको सवाल पूछा है जिनकी SIP चल रही है कुछ 2 सालों से। SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट का भी स्मॉल कैप, इन तमाम फंड्स में इनकी SIP है जहां तक स्मॉल कैप की बात है। 2 मिड कैप है, कोटक का और मोतीलाल ओसवाल का, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है। टाइम होराइजन 10 साल बोल रहे हैं, और इनके पिताजी दरअसल रिटायर हो रहे हैं अगले साल जनवरी में। और अब ऐसे में जब रिटायर होंगे तो इनके हाथ में कॉर्पस आएगा जिसको भी ये निवेश करना चाहते हैं। अमाउंट लगभग 20 से 30 लाख की है, जो ये अब बता रहे हैं। उसको कितने साल तक निवेश करना है, इनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि रिटायर्ड हैं तो हम नहीं जानते हैं एग्जैक्टली, बट ओवरऑल अज्यूमिंग कि 10 साल की ही इन्वेस्टमेंट है, SIP भी की और लमसम की भी, तो क्या गाइडेंस होगी आपकी? अब तो पहली बात तो जो SIP कर रहे हैं उसमें निवेशक ने काफी सारे स्मॉल कैप फंड्स को ले लिए हैं। काफी सारे स्मॉल कैप फंड कभी भी जरूरत नहीं होती है।
एक से दो फंड लेंगे तो काफी आपकी आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। अब निवेशक रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और निवेशक स्मॉल कैप फंड की तरफ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग फिनोमिनन है जो इन्वेस्टर कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टर को ये पैसे अपनी रिटायरमेंट की जरूरत के लिए नहीं है और वो सिर्फ पैसे फ्यूचर में अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर बच्चों की शादी के लिए यूज करना चाहते हैं, तो वो स्मॉल कैप फंड में निवेशित रह सकते हैं। वो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड और निपॉन का स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। पर अगर निवेशक जो है अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके उनको उसमें से पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से स्मॉल और मिड कैप फंड दोनों ही उनके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। उनको अपने पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो काफी कंट्रोल करना होगा। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, इन दोनों ही फंड्स में अपनी एसआईपी एज वेल एज लमसम अमाउंट को डालेंगे तो समझदारी रहेगी। अपने अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये पैसा जरूरत नहीं है तो स्मॉल कैप साइड ऑफ द मार्केट में जाइए। अगर ये पैसे की जरूरत अभी है और रिटायरमेंट के लिए जरूरत है तो आप लार्ज कैप साइड ऑफ द मार्केट को स्टिक करेंगे तो बेटर रहे। और राइट, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का पैसा है तो प्लानिंग पुख्ता होनी चाहिए, रिस्क एपेटाइट वगैरह सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट इन केस एक दूसरा वर्जन भी समझ लेते हैं आपसे आदित्य, बिकॉज अभी तो आपने कहा है कि लार्ज कैप्स में ये रह सकते हैं, जोखिम कम होगा, बट अगर ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क अवर्स हो तो फिर क्या कुछ हाइब्रिड्स या डेट कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच भी अपनानी चाहिए? क्या आप वो रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, अगर इन्वेस्टर जो है बहुत ही ज्यादा रिस्क अवर्स है और ये पैसा बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना है उनको, तो 50 से 70% पैसा है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में लगा सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो है 30 से 65% के आसपास इक्विटी एक्सपोजर रखते हैं। तो वो कहीं पे भी वो एक्सपोजर ले सकते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, जैसे कि पराग पारे का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक का भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, वहां पे भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी का 20-25% जो है वो डेट फंड्स में डाल सकते हैं। डेट फंड या आर्बिट्राज फंड में भी डाल सकते हैं। वहां से वो पैसा अपना धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। तो रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि एंटायर पोर्टफोलियो कैसे शेप अप होगा। अग्रेसिव है तो स्मॉल कैप साइड ऑफ द मार्केट, लेस अग्रेसिव है पर टाइम होराइजन 10 साल का है तो लार्ज कैप साइड ऑफ द मार्केट। अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो डेट प्रोडक्ट्स और आर्बिट्राज या फिर डेट या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का यूज करके आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते और राइट, चलिए बहुत ज़रूरी है कि ये क्लैरिटी आपके पास हो। इफ़ इन केस आपको और भी क्लैरिटी चाहिए तो अपना सवाल आप फिर से भेज सकते हैं इन तमाम डिटेल्स के साथ। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ पर लेना चाहते हैं। यहाँ पर मणिकांता जी का ये सवाल है और मणिकांता जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी उम्र 35 साल की है, 2 बेटियाँ हैं, 60 लाख का लोन है जो रीपे करना है, 59,000 की इनकी ईएमआई है और बेटियों के भविष्य के लिए जितना हो सके निवेश करना चाहते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो कि ऑलमोस्ट 20,000 ये इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं और 10 साल में कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए अचीव भी करने हैं। और क्या इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए सही होगा या नहीं, ये इनकी जानकारी के लिए आप इनको बताएं। तो ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपने सवाल भेजा। बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं। 10 साल का समय, 20,000 की एसआईपी, 2 CR का इनका लक्ष्य है। तो निवेश बढ़ाना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप आदित्य? अगर इन्वेस्टर 20,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करता हूँ, तो इन्वेस्टर के पास सिर्फ 40 लाख रहेंगे 10 साल के बाद, जो कि उनके गोल से काफी कम है। अब अगर उनको अपनी गोल की तरफ रीच करना है तो अगेन 80,000 से 90,000 रुपए की उनको एसआईपी करनी पड़ेगी। 20,000 से 80 से 90,000 का लीप बहुत बड़ा लीप है, इन्वेस्टर शायद ये ना कर पाए। तो अगेन इन्वेस्टर को अपना टाइम होराइजन जो है वो एटलीस्ट 15 से 18 साल करना पड़ेगा, या फिर अपने एसआईपी को धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा। तो ये उनके इन्वेस्टमेंट गोल थोड़े स्टीप हैं, उनको थोड़ा सा इसमें बदलाव करना होगा। अब अगर वो मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा लार्ज कैपिश बायस दूंगा, धीरे धीरे करके वो स्मॉल कैप बायस की तरफ जा सकते हैं। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है जहाँ पे वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है जहाँ पे 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बंधन का स्मॉल कैप फंड है जहाँ पे वो 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन तीनों फंड्स में वो एसआईपी धीरे धीरे कंसिस्टेंट वे में करेंगे तो बेटर रहेगा। आगे चल के स्मॉल कैप और मिड कैप साइड ऑफ द मार्केट में 10-10 हजार रुपए की एसआईपी करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल समझ में आ गया होगा उस टाइम तक, तो वो रिस्क को एक्सेप्ट कर पाएंगे। मेरे हिसाब से 3 फंड रखिए, एसआईपी को बढ़ाइए, और अगर एसआईपी को नहीं बढ़ा सकते हैं तो टाइम होराइजन को जरूर बढ़ाएं।
और राइट, टाइम होराइजन को ज़रूर आप बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना ही चाहिए आपको जब जब मुमकिन हो सके, क्योंकि छोटा सा भी इंक्रीज अपने अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। कैसे इसका दिखेगा आपको फ़ायदा, आदित्य? अगर आप 10%, ये एक बहुत बड़ा अच्छी बात आपने बताई है। अगर इन्वेस्टर 10% की ही एसआईपी को एसआईपी बढ़ा देते हैं, हर साल साल दर साल बढ़ाएंगे तो साल दर साल ही बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है। तो अभी आप 40 से 50 लाख पहुंचने वाले थे, तो आप शायद 70 से 80 लाख पहुंच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 10% का भी एसआईपी इंक्रीमेंट एंड प्रोडक्ट में बहुत फायदा करता है, क्योंकि वो पैसा पैसा बनाता रहता है। तो मेरे हिसाब से 10-10% की एसआईपी इंक्रीमेंट वो इन्वेस्टर अफोर्ड भी कर सकते हैं, और वो हो भी जाती है। तो 10% का इंक्रीज काफी 20 से 25% आपकी कॉर्पस में आगे चल के फायदा दे सकता है। और राइट, तो यहाँ पर छोटा सा भी इजाफा काफ़ी हद तक आपके रिटर्न्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है, आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुँचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य, आप जुड़े और दर्शकों का इतना इत्मीनान से आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनका मार्गदर्शन किया, धन्यवाद आपका। और सभी दर्शकों को बता दें कि व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, अपने सवाल वहाँ छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपको सही मार्गदर्शन मिले। आपका पहला कदम निवेश का खासतौर से अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लेना होता है, और वही हमारी गाइडेंस भी काम आती है। अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे शो में। नमस्कार।